नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 8 पर हैं, जिसका कि शीर्षक है व्यापार एवं उपभोक्ता संरक्षण। इसमें अगर हम बात करें तो पाठ 22 जो हमने पढ़ लिया है वो था आंतरिक व्यापार, और पाठ 23 जो हम पढ़ रहे हैं वो है बाह्य व्यापार यानी कि एक्सटर्नल ट्रेड, और पाठ 24 जो हम बाद में पढ़ेंगे वो है उपभोक्ता संरक्षण, जो कि इस मॉड्यूल में आते हैं। तो पाठ 23 जो कि हम पढ़ रहे हैं बाह्य व्यापार, ऐसा व्यापार जो कि किसी भी देश की सीमा के बाहर किया जाता है, जिसमें दो देश मिलकर किसी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, ठीक है ना। तो बाह्य व्यापार के अंतर्गत हमने अभी तक जो पिछला वीडियो था उसमें देखा कि विदेशी व्यापार में मध्यस्थ किस किस प्रकार से अपना रोल अदा करते हैं, क्या क्या चीज़ें उनकी होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमने बात की थी कि कुछ इंडियन फर्म्स होती हैं, फिर निर्यात हाउस होते हैं, ठीक है ना, निर्यात गृह होते हैं, और ऐसे बीमा कंपनी होती है। ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि विदेशी व्यापार में मदद करती हैं, मध्यस्थ की तरह काम करती हैं। फिर हमने बात की थी कि निर्यातक और आयातक अगर आपको बनना है तो उसके लिए आवश्यक अपेक्षाएं क्या होती हैं, आपको किस किस प्रकार की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। हमने पढ़ा था कि IEC कोड लेना पड़ता है और साथ में RCMC सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है। फिर हमने जो लास्ट में पढ़ा निर्यात व्यापार की प्रक्रिया के बारे में जाना कि किस प्रकार से जो निर्यात व्यापार है वो किया जाता है, मतलब अपने देश में माल बनाकर किस प्रकार से हम विदेश में किसी दूसरी कंपनी को बेच सकते हैं, ठीक है ना, कैसे वो प्रोसेस पूरी की जाती है। तो हमने देखा था कि हम किसी दूसरे देश में अपने यहाँ से माल कैसे भेज सकते हैं, किस प्रकार से बेच सकते हैं। आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपना WhatsApp नंबर शेयर कर रहा हूँ। इस नंबर पर आप मेरे से शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच बात कर सकते हैं, और मैसेज तो आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ आपको पूछना है, कोई भी संदेह है, तो आप हमसे इस WhatsApp नंबर पर बात कर सकते हैं। ये हमारा Instagram ID है, इस पर भी आप मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आयात व्यापार की प्रक्रिया। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि निर्यात हम किस प्रकार से करते हैं, मतलब अपने देश में बनाकर माल किसी दूसरे देश में भेजना हो तो कैसे भेजा जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे किसी दूसरे देश से तैयार माल कैसे हम खरीद सकते हैं, आयात कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसमें हम उल्टा करेंगे, हम मान लीजिए USA से कोई माल हमको इंडिया में मंगाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस आपको अपनानी पड़ती है, किस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया शुरू होती है आयात की। सबसे पहला जो चरण होता है वो है व्यापारिक पूछताछ। जैसे निर्यात में हुई थी वैसे ही आयात में भी होती है। जो आयातक जो कंपनी है, वो जो निर्यातक कंपनी है उससे संपर्क स्थापित करती है, उससे पूछती है कि मुझे इस प्रकार के माल की वस्तु की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, तो क्या आप इसको सप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आयातक की ओर से निर्यातक को भेजी गई लिखित प्रार्थना है, जिसके द्वारा वह उससे संबंधित मूल्य, गुणवत्ता, मात्रा तथा निर्यात संबंधित शर्तों को भेजने के लिए कहता है, ठीक है ना। फिर दूसरा चरण होता है जब उसको सहमति मिल जाती है, दूसरी कंपनी माल भेजने के लिए तैयार होती है, तो वो फिर आयात लाइसेंस भी प्राप्त करता है, क्योंकि कोई भी आयातक जो है आयात लाइसेंस के बिना, ठीक है ना, माल को आयात नहीं कर सकता। अगर उसके पास उचित लाइसेंस नहीं है तो वो माल का आयात नहीं कर सकता है, ठीक है ना। भारत में जो DGFT है उससे हमने पढ़ा था IEC कोड लेना ज़रूरी होता है। वो IEC कोड जो होता है वो आयात और निर्यात दोनों में काम आता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में काम आता है। तो उस कोड की आवश्यकता, उस कोड की संख्या लेनी ज़रूरी है। फिर अगला चरण है विदेशी मुद्रा का प्रबंध। अब आपको पता है जब आप माल विदेश से खरीद रहे हो, ठीक है ना, आपको अब माल विदेश से खरीद के अपने देश में लाना है, तो आपको जो भुगतान करना होगा विदेशी कंपनी को, जो कि निर्यातक कंपनी है, उसको उस देश की करेंसी में करना होगा, ठीक है ना, विदेशी मुद्रा में आपको पैसा चुकाना होगा।
तो उसके लिए क्या होता है, आपको विदेशी मुद्रा का इंतजाम करना पड़ेगा। और विदेशी मुद्रा जो होती है हमारे देश में, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में होती है। सारी की सारी विदेशी मुद्रा पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण होता है। तो जो आयातक होता है, जिसको माल मंगाना है, वो आवश्यक प्रलेख, जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके साथ एक प्रार्थना पत्र, रिक्वेस्ट लेटर लिखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और उसके विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग को देता है। ठीक है ना। प्रार्थना पत्र की जांच करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसको ठीक लगता है तो वो आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रदान करने की स्वीकृति दे देता है, जिसको कि वो किसी बैंक से प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अगला जो चरण है वो है इंडेंट या आदेश भेजना। जब आपने विदेशी मुद्रा का इंतज़ाम कर लिया, आपको माल भी पसंद आ गया है, माल की क्वालिटी आपको ठीक लगी है, अब आप जो एक्सपोर्टर है, जो दूसरे देश में बैठा हुआ है, उसको एक इंडेंट या आदेश भेज देते हो। ठीक है ना। इंडेंट आयातक द्वारा निर्यातक को विशिष्ट माल खरीदने का आदेश पत्र होता है। इंडेंट सीधा माल के उत्पादक या निर्यात एजेंट को भेजा जाता है। या तो आप सीधे निर्यातक को भेजते हो जो उत्पाद कर रहा है उसका, या फिर जो उसका एजेंट है उसको भेज सकते हो। अगली बात आती है साख पत्र भेजने की। हमने पिछली बार बात की थी कि जब हम एक्सपोर्टर की नज़र से देख रहे थे, तो उसको जो इंपोर्टर है उसके साख से बहुत लेना देना होता है कि कहीं उसके पैसे का, जो पैसा उसको वापस मिलना है, उसका कोई जोखिम तो नहीं है। तो यहीं पर ये बात यहाँ पर भी लागू होती है। तो जो आयातक है, जो माल मंगाना चाह रहा है, ठीक है ना, उसको अपना एक साख पत्र लेना पड़ता है बैंक से। क्यों? क्योंकि विदेशी व्यापार में जो व्यापारी होते हैं वो एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं, एक दूसरे से जान पहचान नहीं है उनकी, इसलिए निर्यातक आयातक की साख के संबंध में संतुष्ट होना चाहता है। ठीक है ना। तो सामान्यतः निर्यातक आयातक को साख पत्र भेजने के लिए कहता है। ठीक है ना। और जो वो साख पत्र है, जो आयातक है, वो अपने बैंक से प्राप्त कर लेता है और उसको निर्यातक को विदेश में भेज देता है। फिर अगली बात आती है माल लदान दस्तावेज प्राप्त करने की। ठीक है ना। तो अब क्या है, जो निर्यातक है, निर्यातक से जब सूचना प्राप्त होती है तो आयातक जहाजी बिल्टी, जो कि उसको निर्यातक देता है, जहाजी बिल देता है, आदि आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त करने की व्यवस्था करता है। इन दस्तावेजों से माल की सुपुर्दगी प्राप्त की जाती है। ठीक है ना। ये दस्तावेज अगर होंगे तो आयातक जाकर बंदरगाह से अपना माल छुड़ा सकता है, ले सकता है। इसके लिए वो निर्यातक के बैंक में जाकर भुगतान कर दस्तावेजों को प्राप्त कर लेता है। तो उसको छुड़ाने से पहले जो एक्सपोर्टर है उसके बैंक में जाकर भुगतान करना पड़ता है। ठीक है ना। तभी जाकर जो बैंक में भुगतान करेगा तो बैंक को कागजात दे देगा, और कागजात दे देगा तो वो जाकर अपना माल ले सकता है जो उसने विदेश से मंगा रखा है। फिर अगली बात आती है निकासी एजेंट की नियुक्ति की। तो आयातक माल की सुपुर्दगी खुद भी ले सकता है। एक तरीका तो यह है कि सीधे बंदरगाह पे जाए, अपने ट्रकों में माल भर के वापस ले आए, या फिर वो किसी निकासी एजेंट, जो एग्जिट एजेंट होते हैं, जो कि कोई भी मतलब जो जहाजी कंपनी है, ठीक है ना, तो उसके पास जाते हैं। जो उसके वो हो सकता है कि उसने उसको निकासी एजेंट रख रखा है, या फिर वो एजेंट की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है ना। जैसे वहाँ पे लदान एजेंट थे माल लदाने के लिए, लदान करने के लिए, ऐसे यहाँ पर निकासी एजेंट होते हैं। तो वो ऐसे एजेंट की नियुक्ति कर सकता है जिनको निकासी एजेंट कहते हैं। आयातक माल की निकासी के लिए एजेंट को आवश्यक दस्तावेज भेजता है, और एजेंट अपनी सेवाओं के लिए कमीशन लेता है। बिल्कुल एजेंट बिना कमीशन के कोई काम नहीं करता है। फिर है निकासी एजेंट द्वारा पूरी की जाने वाली औपचारिकताएं। तो कुछ काम होते हैं जो कि निकासी एजेंट करता है। कौन कौन से काम करता है? सबसे पहले वो करता है सुपुर्दगी के लिए बेचान। तो वो जब जहाज बंदरगाह पर लग जाता है, जिसमें कि माल विदेश से आ रहा है, जब वो खड़ा हो जाता है बंदरगाह में आके, तो जो निकासी एजेंट है वो संबंधित जहाजी कंपनी में, जिस जहाजी कंपनी का वो जहाज है, जो उसकी मालिक है उस जहाज की, उसके पास जाकर अपने नाम जहाजी बिल्टी का बेचान करा लेता है। ठीक है ना। और यदि निर्यातक द्वारा भाड़ा नहीं दिया गया है तो जहाजी बिल्टी पर बेचान से पहले उसको भाड़ा चुकाना पड़ता है। हमने पिछली बार बात की थी कि हो सकता है कि जिसको हम माल भेज रहे हैं, जिसको हमने माल बेचा है, वही उसके किराए का इंतज़ाम भी, किराए का भुगतान भी करे। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसका जो एजेंट है, निकासी एजेंट, वो जाएगा जहाजी कंपनी में, उसके भाड़े का भुगतान करेगा, और फिर उसके बाद सुपुर्दगी के लिए बेचान उसको प्राप्त हो जाएगा। फिर है प्रवेश बिल। तो अब एजेंट को प्रवेश बिल की 3 प्रतियां भर के कस्टम अधिकारियों को देनी होती है। यहाँ पर भी इस देश का कस्टम विभाग भी ये निर्धारण करता है कि कितना टैक्स लेना है, और फिर जो निकासी एजेंट है वो उसका भुगतान कर देता है। कस्टम का टैक्स आप दे देते हैं, उसके बाद माल आप
छुड़ा सकते हैं। उसके बाद है गोदी व्यय का भुगतान। गोदी बोलते हैं बंदरगाह को। तो बंदरगाह के जो खर्चे हैं, एजेंट पोर्ट ट्रस्ट की रसीद की 2 प्रतियां भरकर और प्रवेश बिल की 3 प्रतियां अवतरण और लदान चुंगी कार्यालय में जमा करता है। गोदी अधिकारी जो है मूल्य प्राप्त कर लेता है, जब अपना किराया ले लेता है, बंदरगाह का जो किराया है वो ले लेता है, तो 1 प्रति पोर्ट ट्रस्ट रसीद की और प्रवेश बिल की 2 प्रति एजेंट को दे देता है। तब एजेंट जो है वो जो पोर्ट ट्रस्ट है, जो बंदरगाह को मैनेज करती है, बंदरगाह को चलाती है, उसको दिए गए बिल की एक जो कॉपी है और प्रवेश बिल, ठीक है ना, जो प्रवेश बिल है जो अभी पीछे दिया गया था कस्टम वालों द्वारा, ठीक है ना, वो जो चीज़ें हैं वो सीमा शुल्क विभाग में जमा करा देता है। अगर सीमा शुल्क देना होता है तो एजेंट उसे देकर माल को छुड़ा लेता है। अब जब उसने माल छुड़ा लिया तो वो उसको रेल या रोड द्वारा माल को भेज देता है। निकासी एजेंट को गोदी अधिकारी से माल छुड़ाने के बाद माल को रेलवे स्टेशन या फिर ट्रांसपोर्ट अधिकारी को पहुंचाने का प्रबंध करना होता है। वो माल को रेल, रोड या आयातक को रेल के द्वारा या फिर रोड के द्वारा आयातक को भेज देता है, क्योंकि ये उसके देश में ही है। और जो उसकी रसीद है, रेलवे रसीद या फिर माल रसीद, वो प्राप्त कर लेता है और वो रसीद किसको दे देता है? आयातक को दे देता है, ठीक है ना। अब आयातक जो है, आयातक को सूचना पहुंचा दी जाती है एजेंट के द्वारा। जब माल को छुड़ा लेता है तो उसके बाद निकासी एजेंट माल को रेल और उसमें भर देता है, रख देता है, और माल को भेजने के पश्चात निकासी एजेंट आयातकों को सूचना पत्र भेजता है। सूचना पत्र में माल की सुपुर्दगी से लेकर रेल या ट्रक से माल भेजने का विवरण होता है, बता देता है कि कौन कौन सी रेल के डिब्बे में आपका माल रखा हुआ है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, माल गाड़ी में जाएगा। इसके साथ ही रेल की जो बिल्टी है, जो उसको आरआर मिली है, या फिर माल की जो रसीद है, जो गुड्स की रिसिप्ट है, वो अपने खर्चे और कमीशन का ब्यौरा भी उसके अंदर संलग्न करके दे देता है। जो सूचना पत्र होता है उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। सबसे लास्ट काम आता है रेल या ट्रांसपोर्ट कंपनी से माल को छुड़ाना। ये काम करता है आयातक। तो निकासी एजेंट से जब उसको आयातक को जीआर या फिर आरआर, यानी कि जो रेलवे की जो रिसिप्ट है या जो गुड्स की रिसिप्ट है, वो जब प्राप्त हो जाती है तो जो आयातक है वो रेल या फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी से जाकर माल उठा लेता है और उसे अपने माल गोदाम, जहाँ पर उसको स्टोर करना है, वहाँ पर रख देता है। तो ये थी आयात की प्रक्रिया, जबकि हम माल दूसरे देश से अपने देश में ला रहे हैं, ठीक है ना। ये है आयात, ठीक है ना। माल का दूसरे देश से अपने देश में आना कहलाता है आयात, और जब हम माल को दूसरे देश में भेजते हैं, यहाँ से भेजना कहलाता है निर्यात, ठीक है ना। आना है आयात और भेजना है निर्यात। अब बात आती है, हमने जो बहुत सारे दस्तावेज पढ़े हैं, बाह्य व्यापार में कौन कौन से दस्तावेज उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो एक्सटर्नल ट्रेड है, जो विदेशी व्यापार है, उसमें जो उपयोग में लाए जाते हैं, जो प्रमुख दस्तावेज लाए जाते हैं उपयोग में, उनका विवरण एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यूज़ में आता है इंडेंट। ये तो हमने कई बार पढ़ लिया है। इंडेंट क्या होता है? वो माल के आयात के लिए आदेश पत्र होता है, जो कि आयातक जारी करता है निर्यातक को। जिसको माल अपने देश में मंगाना है, वो जो माल बना रहा है, जो माल भेजने वाला है, उसको एक इंडेंट देता है। वो एक ऑर्डर होता है कि आप हमारे को माल अपना भेज दीजिए, ठीक है ना। इसे माल की आपूर्ति के लिए वो निर्यातक को भेजता है, ठीक है ना। इसमें जो माल आयात होना है उसके संबंध में पूरी जानकारी दी जाती है, जैसे माल की मात्रा क्या होनी चाहिए, माल की गुणवत्ता कैसी होगी, ठीक है ना, पैकिंग कैसी होगी, उस पर कैसे लेबल लगेंगे, चिन्हांकन कैसा होगा, सुपुर्दगी में कितना टाइम लगेगा, डिलीवरी में कितना टाइम वो लेगा, भुगतान का क्या साधन होगा, और माल के जहाज़ से भेजने तथा बीमा से संबंधित सारे निर्देश उसमें लिखे होते हैं। अगली चीज़ आती है साख पत्र। अब हमने बात की थी कि जो निर्यातक है, जो कि माल अपने देश से विदेश में भेज रहा है, उसको रिस्क है कि अगर उसने माल भेज दिया तो पता नहीं दूसरी पार्टी पैसा दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। दूसरी पार्टी बोले तो आयातक। तो आयातक की जो भुगतान क्षमता है, उसको जो आयातक है उसको निर्यातक के सामने सिद्ध करना होता है। उसको ये बताना होता है कि अगर आप माल भेजोगे तो मैं आपको पैसा दूंगा। इसके लिए जो आयातक है अपने बैंक से निर्यातक के पक्ष में एक साख पत्र जारी करने की व्यवस्था करता है। एक क्रेडिट लेटर वो लिखवाता है बैंक से कि हाँ भाई, इनके अकाउंट में इतना इतना पैसा है और ये इस हालत में है कि आपके पैसे का भुगतान, आपके माल के एवज में, माल के बदले में जो पैसे का भुगतान है वो कर सकते हैं। मतलब ये ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि अगर आप माल इनको दोगे तो ये माल रख लेंगे और आपका पैसा नहीं देंगे।
तो इस प्रकार के साख पत्र जो होते हैं उसको आयातक के देश का जो बैंक है वो विदेशी निर्यातक के पक्ष में जारी करता है। इसमें बैंक द्वारा ये गारंटी ली जाती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है कि वो विदेश के व्यापारी द्वारा आयातक के लिखे बिल में दी गई राशि का बिल प्रस्तुत किए जाने पर भुगतान कर देगा। इस प्रकार एक और तो ये आयातक की साख का निर्धारण करता है, इससे पता चलता है कि आयातक की कितनी साख है, कितना क्रेडिट है उसका, और दूसरी ओर निर्यातक को निर्यात किए गए माल के भुगतान की गारंटी देता है। जो साख पत्र है उसका बहुत बड़ा रोल है। इससे ये एक भरोसा सा हो जाता है निर्यातक को कि वो अगर माल भेजेगा तो उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अगली चीज़ आती है जहाजीबिलिटी। तो जहाजीबिलिटी क्या होती है? जो जहाज़ का स्वामी होता है या जो जहाज़ का कैप्टन होता है, मास्टर होता है, वो एक जो डॉक्यूमेंट तैयार करता है वो जहाज़ पर माल की प्राप्ति को स्वीकार करता है और गंतव्य बंदरगाह पर माल की सुपुर्दगी देने का वचन देता है कि मैं इसको उस बंदरगाह पर जाकर इस माल को उतार दूंगा। इस प्रकार से एक और तो ये माल प्राप्ति का प्रमाण होता है, ठीक है ना। इससे ये भी पता चलता है कि माल प्राप्त हो जाएगा, जो उसमें वर्णित है, जो माल उसमें लिखा हुआ है जहाजीबिलिटी में, ये पता चल जाता है कि ये जहाज़ में ये माल रख दिया गया है। दूसरी ओर माल का स्वामित्व का दस्तावेज भी है। जहाजीबिलिटी जिसके पास होती है उसको जो जहाज़ कंपनी है वो माल दे देती है। इस प्रलेख को निर्यातक आयातक के पास भेजता है, जिससे कि आयातक अपने बंदरगाह पर जहाजीबिलिटी और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत कर माल की सुपुर्दगी ले सके, डिलीवरी ले सके। अगली चीज़ जो अगला डॉक्यूमेंट आती है वो है सूचना पत्र। तो सूचना पत्र वो प्रपत्र होता है जिसे माल लादने वाला एजेंट, जब माल भेज रहे हैं आप, तो माल लादने वाला एजेंट किसको भेजता है? निर्यातक को, जिसमें लिखा जाता है कि निर्यात संबंधी सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली गई हैं और जहाज़ द्वारा माल रवाना कर दिया गया है। इसके साथ एजेंट अपने कमीशन के बारे में भी लिखता है, जहाज़ द्वारा ये बताता है कि कितना उसको और जो खर्चे आए हैं उसका ब्यौरा भी उस सूचना पत्र में होता है। ठीक है ना। तो ये तो काम करता है जो कि जहाज़ जो माल लदाने वाले एजेंट है। ऐसे ही जो माल को निकालने वाला एजेंट है, जो निकासी एजेंट है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था आयात वाली प्रक्रिया में, तो वो भी एक प्रपत्र भेजता है, आयातक को भेजता है, जिसमें कि वो घोषित करता है कि जो आयातित माल है, जो माल विदेश से आना था, उस पर आयात संबंधी सभी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। इसके साथ साथ वो रेल की जो रसीद है वो भी लगा देता है, या फिर माल जो अगर वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेज रहा है, सड़क परिवहन के माध्यम से भेज रहा है, तो माल प्राप्ति की रसीद भी उसमें लगा देता है और अपने कमीशन और खर्चों की डिटेल भी उसके अंदर भेज देता है। तो इससे ये एक ऐसा दस्तावेज बन जाता है जो आयात और निर्यात दोनों व्यापारों में प्रयुक्त होता है। ठीक है ना। बस देने वाला अलग अलग होता है, लेकिन प्रयोग दोनों में आता है, निर्यात में भी और आयात में भी। ठीक है ना। निर्यात के केस में माल लदाने वाला एजेंट इसको देता है और आयात के केस में जो माल की निकासी एजेंट है वो करवाता है। ठीक है ना। अगली चीज़ आती है दस्तावेजी बिल की। अभी दस्तावेजी बिल क्या होता है? जब निर्यातक आयातक को लिखे बिल के साथ माल के अधिकार संबंधी दस्तावेज भेजता है, जिसमें कि वो बोलता है कि माल पर अब आपका स्वामित्व है, तो उसे दस्तावेजी बिल कहते हैं। यह बिल दो प्रकार का होता है। भुगतान पर दस्तावेजी बिल, जो कि भुगतान के पश्चात ही दिया जाएगा। ठीक है ना। तो बिल पर दस्तावेजी बिल में निर्यातक माल के अधिकार संबंधी कागज आयातक को तभी दिए जाते हैं जब बिल में लिखित राशि का भुगतान वो कर देते हैं। जबकि जो दूसरा है स्वीकृति पर दस्तावेजी बिल, इसमें क्या होता है? इसमें निर्यातित माल से संबंधित अधिकार पत्र आयातक को निर्यातक द्वारा उस पर लिखे बिल के स्वीकार करने पर ही सौंपे जाते हैं। ठीक है। जब वो स्वीकार कर लेता है आयातक, तो उसको उसके अधिकार मिल जाते हैं, उसका मालिक, उसका स्वामित्व मिल जाता है जो माल जा रहा है। अगली है बीमा पॉलिसी। बीमा पॉलिसी बीमा कंपनी जो माल को निर्धारित कारणों से होने वाली जो क्षति है, जो नुकसान हो सकता है, उसकी पूर्ति के लिए जारी करती है। ठीक है ना। इसके एवज में वो एक प्रीमियम लेती है। ठीक है ना। तो वो होती है बीमा पॉलिसी, ये तो आपको पता है। अगला है जहाजी आदेश पत्र। जहाज में जब आपको माल भेजना होता है, जब आप निर्यातक हो, तो जहाज़ में आपको अपना माल जो रखना है उसके लिए आपको जगह किराए पर लेनी होती है। जहाज़ में जो जगह किराए पर लेने के लिए निर्यातक या फिर उसके एजेंट को जहाजी कंपनी के साथ समझौता करना होता है। समझौता हो जाने पर जहाजी कंपनी कप्तान के नाम आदेश पत्र देती है, जिसमें निर्यातक से एक निश्चित मात्रा में माल प्राप्त कर जहाज़ में चढ़ाने का निर्देश दिया होता है। तो एक तरह से गारंटी मिल जाती है कि अब आपका माल जो है
वो जहाज़ में चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक जहाजी ऑर्डर है, ठीक है ना। अगला है जहाजी बिल। जहाजी बिल एक प्रलेख है जिसे निर्यातक अथवा माल लदाने वाला एजेंट बनाता है। इसी के आधार पर कस्टम अधिकारी सीमा शुल्क निर्धारित करते हैं, जिसका भुगतान किसको करना होता है? निर्यातक को करना होता है, जो कि माल भेज रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें लदाने वाला एजेंट है। माल लदाने वाला एजेंट किसकी तरफ से काम करता है? निर्यातक की तरफ से। अगला है कारिंदे की रसीद। तो कारिंदे की रसीद क्या होती है? जब माल जो है जब एक तो वो होती है सूरत की माल लदान के लिए गोदी में लाया जाता है, मतलब बंदरगाह में लाया जाता है। तो जो गोदी अधिकारी हैं, बंदरगाह के अधिकारी हैं, वो एक दस्तावेज जारी करते हैं, ठीक है ना, जिसको गोदी रसीद कहते हैं, ठीक है ना। तो गोदी अधिकारियों का एक कर्तव्य होता है कि वो जहाज़ माल पर लदवाएं, अगर उनको इस तरीके का यूज़ किया गया है, ठीक है ना। लेकिन अगर माल को सीधे जहाज़ पर ले जाया जाता है तो जहाज़ का कप्तान अगर बंदरगाह में ना ले आके सीधे आप जहाज़ पे ले जा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये अंतर है। तो जब आप माल को सीधे जहाज़ पर ले जाते हैं तो जहाज़ का कप्तान या फिर उसका सहायक, ठीक है ना, जिसको कि मेट बोलते हैं, यहाँ पे टाइप होना गलत रह गया है, ये मेट इसको कहा जाता है। मेट क्या कहता है? एक रसीद देता है। जब आप सीधे माल को जहाज़ पे ले जाते हैं तो रसीद देता है, जो इस बात का प्रमाण होती है कि माल का जहाज़ में लदान हो चुका है। ये प्रूफ होती है कि आपने माल को जहाज़ पर लाद दिया है। इसे जहाज़ की कारिंदे की रसीद यानी कि मेट्स रिसीट कहा जाता है, ठीक है ना। यदि सहायक माल की पैकिंग से संतुष्ट नहीं है तो वो दोषयुक्त रसीद देगा, जिसमें कि लिखा रहेगा कि ये फॉल्टी है, माल सही तरीके से नहीं लादा गया है, उसकी पैकिंग ठीक नहीं है, ठीक है ना। या फिर अगर वो ठीक पैकिंग है तो वो दोष मुक्त देगा, ठीक है ना, या तो दोष युक्त देगा या फिर दोष मुक्त देगा। दोष मुक्त का मतलब कि कोई दोष उसके अंदर नहीं है उसकी पैकिंग में। अगला डॉक्यूमेंट आता है गोदी चालान, गोदी वारंट और गोदी रसीद। ये 3 प्रकार की चीज़ें हैं। जब हम गोदी शुल्क यानी कि बंदरगाह के शुल्क का भुगतान करने के लिए निर्यातक एक फॉर्म भरता है जिसे गोदी चालान कहते हैं, ठीक है ना। गोदी शुल्क का भुगतान करने पर एक अन्य प्रलेख जारी, जब आप गोदी शुल्क यानी कि बंदरगाह के शुल्क का भुगतान कर देते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट जारी होता है जिसमें माल को लदान के लिए गोदी तक लाने की अनुमति दी जाती है। इसे कहते हैं गोदी वारंट। आपने पहले गोदी चालान भरा भुगतान करके, उसके बाद आपको बंदरगाह की तरफ से गोदी वारंट जारी हुआ। जब माल को वास्तव में गोदी पर लाकर अधिकारियों को जहाज़ में लदान के लिए सौंप दिया जाता है तो सुपुर्दगी के प्रमाण स्वरूप एक प्रलेख जारी किया जाता है जिसे गोदी रसीद कहते हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार के दस्तावेज हमने पढ़ लिए जो कि गोदी यानी कि बंदरगाह से जारी होते हैं, ठीक है ना। जब बंदरगाह पे आप माल ले गए, अभी माल आपने नहीं रखा नहीं है बंदरगाह पे, तो सबसे पहले आप गोदी शुल्क का भुगतान करिए, बंदरगाह के शुल्क का भुगतान करिए। शुल्क का भुगतान कर देंगे तो वो लोग आपको एक गोदी वारंट इशू कर देंगे जिसमें कि लिखा होगा कि आपको परमिशन मिल जाएगी कि आप अपना माल लाकर बंदरगाह में रख सकते हैं। जब बंदरगाह में ले आए और अधिकारियों को जहाज़ में लदाने के लिए आपने उस माल को सौंप दिया तो आपको एक गोदी रसीद जारी हो जाती है, ठीक है ना। अगला जो आता है वो है कंसुलर का बीजक। अब हमने पढ़ा था कि कई बार जो ये लोग होते हैं, जो दूसरी पार्टी है आयातक जो है, वो कंसुलर का बीजक मांगते हैं, ठीक है ना। तो उस समय जो निर्यातक हैं वो एक विशेष बीजक, एक विशेष बिल भरकर का फॉर्म भरकर देता है जिसमें भेजे गए माल का पूरा विवरण दिया जाता है। इसमें दूतावास का भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो ज़्यादा पक्का माना जाता है इसे, जिसमें सही मूल्य को प्रमाणित किया जाता है। इस पर निर्यातक के देश में आयातक के देश का कंसुलर अपने हस्ताक्षर करता है। जो जैसे हम यूएसए से मंगा रहे हैं, ठीक है ना, माल यूएसए से इंडिया मंगा रहे हैं, ठीक है, तो हमने कहा कि आप हमको कंसुलर का बीजक दीजिए। तो जो निर्यातक यानी कि अमेरिका का जो कंपनी है उसके देश में जो हमारे देश का जो कंसुलर है वो हम हस्ताक्षर करके देगा, ठीक है ना। और इस जो बीजक है इसको कंसुलर बीजक कहते हैं। ये ज़्यादा विश्वास पैदा करता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो आयातक कंट्री है उसके ही देश के एक अधिकारी का साइन होके मिलता है। अगला है मूल स्थान संबंधित प्रमाण पत्र। तो कई बार जो वो होता है ये जो दस्तावेज यूज़ में लाया जाता है, इस दस्तावेज से पता चलता है कि माल का उत्पादन जो वर्णित देश है उसमें किया गया है, जो जिस देश से माल भेजा जा रहा है उस देश में किया गया है। अर्थात जो ये निर्यात किए गए माल का वास्तविक मूल स्थान संबंधित प्रमाण पत्र होता है कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है ये कहाँ बनाया गया है, ये माल जो बना है वो कहाँ बना है।
जिन देशों के बीच उनमें उत्पादित वस्तुओं के आयात पर कम शुल्क लगाने का व्यापारिक समझौता होता है, उनके द्वारा ये प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, ताकि जो आयात का जो शुल्क है वो कम लगाया जाए, ठीक है ना। दूसरा कंट्री उस पर ज़्यादा शुल्क ना लगा दे, उसके लिए इसको लिखना ज़रूरी होता है। अब ये शुल्क वाली बात क्या है, जब आप किसी दूसरे कंट्री से माल अपने कंट्री में लाते हो ना, आयात करते हो, तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई व्यक्ति बाहरी चीज़ों पर डिपेंडेंसी ना हो जाए। बाहर में अगर कोई चीज़ सस्ते में मिल रही है और अपने देश में भी बन रही है लेकिन थोड़ी सी महंगी है, तो कहीं बाहर का सस्ता माल लाकर यहाँ पर खपा न दिया जाए और यहाँ के जो लोकल जो व्यवसायी हैं उनको नुकसान ना हो जाए। इसके लिए एक इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है ना। उस इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करने के लिए कई सारे देशों में आपस में समझौता होता है कि हम अगर आपके देश से हमारे देश में कोई माल आएगा तो हम उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी कम लगाएंगे। तो वो जो अभी हम बात कर रहे थे मूल स्थान के प्रमाण पत्र की, वो वहाँ काम आता है। उससे पता चलता है कि किस देश से माल आ रहा है। अगला है हवाई मार्ग बिल। तो अगर हमें कोई ऐसा माल भेजना है जो कि बहुत जल्दी नष्ट हो सकता है, जिसको कि जल्दी से जल्दी भेजना ज़रूरी है, क्योंकि जो पानी के जहाज़ होते हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो जो हवाई मार्ग बिल होती है, इस दस्तावेज की आवश्यकता विशेषतः शीघ्र नष्ट होने वाले माल के हवाई जहाज़ के द्वारा आयातक को भेजने पर पड़ती है। ये हवाई कंपनी द्वारा ले जा रहे माल की रसीद होती है। आयातक गंतव्य स्थान पर इसे हवाई कंपनी को देकर माल की सुपुर्दगी ले लेता है, ठीक है। अगला है निर्यात बीजक या विदेशी बीजक। विदेशी बीजक को निर्यातक तैयार करता है, जो माल के भेज देने के पश्चात उसे आयातक को भेज देता है, ठीक है। तो ये है विदेशी बीजक, ठीक है ना, या निर्यात बीजक। तो इसमें क्या है, इस बीजक में जहाज़ का नाम लिखा होता है, लदान तथा गंतव्य बंदरगाह का नाम लिखा होता है, इंडेंट नंबर होता है, किस आदेश के आधार पर ये माल भेजा जा रहा है, पैकिंग तथा चिन्हीकरण का विवरण होता है, माल का मूल्य, भाड़ा, गोदी के खर्चे, बीमा व्यय, ये सारी सूचनाएं इसमें लिखी होती हैं। अगला है प्रवेश बिल। तो प्रवेश बिल क्या होता है, ये एक प्रकार का फॉर्म होता है जिसमें आयातक माल के प्राप्त करने के समय भरता है। जब माल प्राप्त कर रहा होता है आयातक, तो उस समय इस प्रवेश बिल के फॉर्म को भरना पड़ता है और इस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आयातित माल को बंदरगाह से ले जाने की अनुमति दी जाती है। प्रवेश के जो बिल हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है घरेलू उपयोग के लिए प्रवेश बिल। तो जब आयातक एक ही साथ पूरे माल को छुड़ाना चाहता है तब उसे घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश बिल प्रस्तुत करना होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरा माल ना छुड़वा के उसको पार्ट में ले, तो जब वो जो माल को छुड़वाए और अपने साथ ना ले जाके किसी भंडार गृह में रखना चाहे, तो जब आयातक माल को भंडार गृह में सुरक्षित रखना चाहता है तथा थोड़ा थोड़ा करके माल को छुड़ाना चाहता है, तो उसे भंडारगाह के लिए प्रवेश बिल प्रस्तुत करना होता है। इसका कारण या तो आयातक को पूरा आयात कर को एक ही मुश्त में देने की असमर्थता होती है, या फिर उसके सामने भंडारण की समस्या हो सकती है, ठीक है। इसमें दो कारण हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि जो आयातक है, जो माल मंगा रहा है विदेश से, उसके पास इतनी जगह ही ना हो जहाँ पर कि वो माल को स्टोर कर सके, या फिर उसके पास देने के लिए, चुकाने के लिए, क्योंकि सारा सामान ले लेगा तो उसको बहुत सारा उस पर आयात शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन वो माल को थोड़े थोड़े टुकड़ों में लेगा तो उसको उस पर धीरे धीरे किस्तों में आयात जो कर है, इम्पोर्ट ड्यूटी है, इम्पोर्ट टैक्स है, वो देना पड़ेगा, ठीक है ना, कम मात्रा में देना पड़ेगा। तो इसलिए वो भंडार गृह के लिए प्रवेश बिल का उपयोग भी कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। आप चाहें तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। आप लोगों से एक अनुरोध जो हर बार रहता है वो यही है कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को और हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।